हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 16 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा। और यहां मैं आपके सामने सिर्फ 13 क्वेश्चन ही नहीं रख रहा हूं दोस्तों, लेकिन इन क्वेश्चन से जुड़े 50 से 60 इंपोर्टेंट फैक्ट भी रख रहा हूं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पारिवारिक प्रेषण का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हर साल पारिवारिक प्रेषण का अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 जून को मनाया जाता है। इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यह दिवस मनाया जाता है 16 जून को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 जून। और यहां हम बात करते हैं पारिवारिक प्रेषण का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यहां आप इमेज के जरिए आसानी से याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, और यह मनाया जाता है 16 जून को। तो हर जो इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है इसकी एक थीम भी तय की जाती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 की थीम क्या रखी गई है वो यहां आप ऑफिशियल इमेज में भी देख सकते हैं। बिल्डिंग रेमिटेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस जो 2020 की थीम रखी गई है। और यहां आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और हमारा उद्देश्य है कि हमारे कुछ 2025-2030 तक के हमारे कुछ गोल्स भी तय किए गए हैं कि हमारे पूरे विश्व में कोई भी भूखा न रहे। और यहां हम बात करते हैं इंपोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की। तो जून में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए, मैं यहां आज आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं। यदि आपको याद है तो मेरे साथ भी आप बोलिए। सबसे पहले आया 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। और 1 जून को ही माता पिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल पेरेंट्स डे मनाया गया। और उसके बाद आया 2 जून। 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। उसके बाद 3 जून को विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया गया। उसके बाद आया 4 जून। 4 जून को बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 5 जून को हम सबको याद है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल मनाया जाता है 5 जून को। और उसके बाद आया दोस्तों 6 जून। और 6 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। उसके बाद 8 जून को 2 इंपोर्टेंट डे मनाए गए। एक था विश्व महासागर दिवस और दूसरा था विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। उसके बाद 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। और 10 जून को विश्व दृष्टिदान दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। तो यहां दोस्तों अब तक हमने कौन कौन से इंपोर्टेंट डे मनाए हैं, यहां हम आगे बढ़ते हैं। तो 13 जून को अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। उसके बाद 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे। और 15 जून को एक और इंपोर्टेंट डे वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया। तो अब तक हमने इस महत्वपूर्ण दिवस मनाए, यह हमें सीक्वेंस में याद रखने हैं तो हमें अच्छी तरह याद रह जाएंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। हाल ही में पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? तो पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हाल ही में किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान किस मंत्रालय के मंत्री हैं? हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। और उन्होंने हाल ही में इस तरह के नए प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है।
तो ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सहायक कंपनी के रूप में कार्य कौन करेगा? तो याद रखो इंडियन गैस एक्सचेंज, क्या इंडियन गैस एक्सचेंज इसकी सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एक घटना से जुड़ा एक ही क्वेश्चन नहीं बनता दोस्तों, एक घटना से जुड़े बहुत से 5 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहां इसी पैटर्न के सभी क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूं। हम बात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। तो भारतीय ऊर्जा विनिमय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है और इसने 2008 में अपना परिचालन शुरू किया। और IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों इतनी बात आपको याद रखनी है। और हर क्वेश्चन से जुड़े इसी तरह के फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। बात अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा किसने शुरू की है? इंस्टा फ्लेक्स कैश सुविधा हाल ही में शुरू की है ICICI बैंक ने। अपने जो कंज्यूमर है वो अपना सैलरी अकाउंट यदि बैंक में रखते हैं तो उनके लिए यह इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा अवेलेबल करवाई है ICICI बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ICICI बैंक। और इसी की सुविधा के बारे में मैं आपको बताऊं तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा है और इस सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल के जरिए यह लाभ उठा सकता है। और इसी तरह की सुविधा प्रदान करने वाला बैंक बन गया है ICICI बैंक। और ICICI बैंक के MD और CEO कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। ICICI बैंक के MD एंड CEO है संदीप बख्शी। और ICICI बैंक के अध्यक्ष यहां आप इमेज में देख सकते हैं, जिसका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। शरावती पश्चिम जल क्षेत्र के निर्जन द्वीपों पर एक मंकी पार्क स्थापित करने की योजना किसने बनाई है? तो शरावती रिवर जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, और इसके जो निर्जन द्वीप है इस पर एक मंकी पार्क स्थापित करने की योजना हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बनाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। और यहां कर्नाटक सरकार की बात करते हैं तो यहां पहले तो आप इमेज में देखिए, यह है शरावती रिवर और इसके जो निर्जन द्वीप है यहां पर यह बंदर का जो एक पार्क है वो क्यों बनाया जाएगा? तो देखो, कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बंदरों द्वारा कृषि एवं बागानी फसलों के नुकसान के मामले में वृद्धि हुई है, जिसके कारण कई किसान संगठनों ने मांग की थी कि राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करे। और इसीलिए सरकार ने एक समाधान खोज निकाला कि यहां पर एक मंकी पार्क स्थापित किया जाए। और यहां पर्यावरणविदों ने इसका विरोध भी दर्ज किया है, तो उसी के बारे में भी मैं आपको बताऊं। तो इस समस्या के समाधान के रूप में कर्नाटक सरकार ने मंकी पार्क की स्थापना करने का निर्णय लेते हुए 2020-21 के राज्य सरकार के बजट में 6.25 करोड़ रुपए का आवंटन किया। यानी कि 6.25 करोड़ रुपए का भी बजट में प्रावधान किया गया इस मंकी पार्कों को स्थापित करने के लिए। लेकिन पर्यावरणविदों द्वारा विरोध किया गया। तो विरोध का कारण उन्होंने क्या बताया है? तो देखो, पर्यावरणविदों का तर्क है कि शरावती पश्चिम जल क्षेत्र में स्थित द्वीप वानस्पतिक दृष्टि से जैव विविधता से समृद्ध है और यदि यहां बंदरों को यहां पुनर्स्थापित किया गया तो वे पारिस्थितिकी के असंतुलन पैदा कर सकते हैं और इसीलिए पर्यावरणविदों ने इसका विरोध भी जताया है। और यहां हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। तो पहले तो आप यहां मैप में देखिए, यहां पर है कर्नाटक जो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। कर्नाटक के कैपिटल का नाम क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक का राजकीय पुष्प है कमल, राजकीय पशु है हाथी और राजकीय वृक्ष है चंदन।
तो राजकीय पक्षी का नाम क्या है? नीलकंठ। यह जो स्टेट के जो सिंबल होते हैं उसी के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 हाल ही में जारी की है UNCTAD ने, यानी कि अंकटाड ने। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अंकटाड। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो UNCTAD का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, और हिंदी में कहे तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश था। और यहां हम बात करते हैं इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 42 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में 51 बिलियन डॉलर हो गया है। और एशिया के क्षेत्र में भारत शीर्ष 5 देशों में भी शामिल था। और यहां 2020 में कोविड-19 के कारण इसमें जो विदेशी निवेश है वो कम हो सकता है। और दक्षिण एशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि मोटे तौर पर भारत की वृद्धि से भी प्रेरित है। इसी तरह की रिपोर्ट हाल ही में UNCTAD ने रिपोर्ट पेश की है। और यहां हम बात करते हैं अंकटाड की। तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई। अंकटाड का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा में स्थित है। और अंकटाड के महासचिव कौन है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, मुखिसा कितुई। क्या नाम है? मुखिसा कितुई। वो अंकटाड के वर्तमान महासचिव है। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। छठा क्वेश्चन, निम्न में से ई ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? ई ऑफिस का शुभारंभ हाल ही में CBIC ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है CBIC। और उन्होंने हाल ही में ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो CBIC का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हिंदी में कहे तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। और उन्होंने हाल ही में इस तरह की ई ऑफिस को लॉन्च किया है। तो हाल ही में देश भर में 500 से भी अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों के लिए ई ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। और CBIC आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित करने वाली सबसे बड़ी सरकारी विभागों में से एक बन गई है, जिन्होंने हाल ही में यह ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की। और इसी के जरिए जो आप फिजिकल रूप से किसी भी डॉक्यूमेंट पेश करते थे उसी में भी अब कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि पूर्णतः डिजिटलीकरण हो गया है। तो ई ऑफिस एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखो NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है? तो याद रखो हमारे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह राजस्व विभाग का एक अंग है। और यहां आप इमेज में पढ़िए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। और यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 किसने जीता है? तो हाल ही में यहां आप इमेज में देख सकते हैं 2020 के क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 की घोषणा की गई। और इस कप को जीता है शेफ अंगद सिंह राणा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, शेफ अंगद सिंह राणा। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं इस व्यक्ति को, जिसका नाम है शेफ अंगद सिंह राणा। और उन्होंने हाल ही में क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 का पुरस्कार जीता है। तो यह पुरस्कार की घोषणा किसने की थी वो भी एक क्वेश्चन है। तो दिग्गज क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने इस अवार्ड की घोषणा की। और क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? तो 50,000 रुपए के मूल्य का क्वालिटी न्यूजीलैंड लैम्ब, 46,000 रुपए से अधिक मूल्य का सी फूड
और एक वेब बीबीक्यू इस अवार्ड के तहत प्रदान किया जाता है। लेकिन इस अवार्ड की स्थापना किसने की थी? इसका नाम एक क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो देखो, क्वालिटी न्यूजीलैंड इंपोर्ट्स एक भारतीय आधारित आयात कंपनी है, जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग के अलावा दो अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटरों ब्रेंडन मैककलम और डेनियल विटोरी के साथ कंपनी के शेयरधारक और एम्बेसडर है। तो उन्होंने हाल ही में इस कंपनी के अवार्ड की घोषणा की है। 8वां क्वेश्चन, ट्रिफेड द्वारा निम्न में से किस शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन किया गया? ट्रिफेड द्वारा हाल ही में जिसका शीर्षक था वन धन ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लूम इन इंडिया, और इस शीर्षक से ट्रिफेड ने एक हाल ही में वेबिनार का आयोजन किया। और यहां हम बात करते हैं ट्रिफेड की, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ट्रिफेड। और उन्होंने हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया। तो इस वेबिनार के दौरान यह बताया गया कि वन धन योजना की कवरेज को 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से बढ़ाकर 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किया जाएगा, और इस वन धन स्टार्टअप कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। यानी कि हमारे जो ट्राइब्स है, यानी कि जनजाति है, इसके लिए यह महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। और वन धन योजना में 10 लाख आदिवासी लोगों को कवर करने की योजना है, और इसका उद्देश्य लघु वन उपज के संदर्भ में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र को अगले अमूल क्रांति के रूप में बदलना है। और यहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वन धन योजना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य संवर्धन के माध्यम से जनजातीय उद्यम को बढ़ावा देना और वन उत्पाद की ब्रांडिंग और विपणन करने हेतु यह प्रधानमंत्री वन धन योजना लॉन्च की गई है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा किसने शुरू की है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट योजना सेवा लॉन्च की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो देखो, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है, और भारत में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां है, और जो भारत की जीडीपी का 29% हिस्सा है। और इसी के लिए हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इस सेवा को शुरुआत की है। और बात करते हैं इसी के बारे में, तो देखो, इस सेवा के जरिए खाता धारक भारत में किसी भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेंटर से 5 लाख रुपए की नकद निकासी कर सकते हैं, और इसी की सुविधा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने की है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमें होनी चाहिए। तो यह एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और इसका उद्योग का क्षेत्र है बैंकिंग। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2016 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और इसका क्षेत्र सिर्फ भारत ही है। और इसकी मातृ कंपनी का नाम क्या है? भारती एयरटेल। क्या है? भारती एयरटेल। ये इस एयरटेल पेमेंट्स बैंक की मातृ कंपनी है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक देश नहीं है? यहां हमें पूछा गया है कि कौन सा देश इस तरह के ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक देश नहीं है। तो इसका संस्थापक देश भारत भी है, जापान और कनाडा जैसे देश है, लेकिन नेपाल इसका संस्थापक देश नहीं है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, नेपाल। और बात करते हैं इस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो भारत सहित विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसा कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। यानी कि यह सभी देश है वो इसके संस्थापक है, लेकिन नेपाल नहीं है। और यहां हम बात करते हैं इस GPAI की, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी पूर्ण विकास और मानव अधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने पर आधारित है और इसी की पहल की शुरुआत की गई है, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य देश है। 11वां क्वेश्चन, जर्मी बेन नामक एक उपकरण किसने लॉन्च किया है? जर्मी बेन नामक एक उपकरण हाल ही में लॉन्च किया है, जिसका उद्घाटन किया है जी किशन रेड्डी ने। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जी किशन रेड्डी। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं जी किशन रेड्डी को, वो हाल ही में इस उपकरण का उद्घाटन करते हुए। तो जी किशन रेड्डी किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हमारे गृह राज्य मंत्री है जी किशन रेड्डी। और जर्मी बेन नामक इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, महिला उद्यमों के हब द्वारा विकसित किया गया है। और इसी जर्मी बिन का यूज कहां किया जाएगा? तो अस्पतालों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो देखो, हाल ही में लॉन्च किए गए इस जर्मी बिन नामक नए डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। और इसीलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों की सतहों और कोरोना वायरस को खत्म करने वाले सभी सामान्य स्थानों के लिए यह बहुत ही उपयोगी हो सकता है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है जी किशन रेड्डी ने, यानी कि हमारे गृह राज्य मंत्री। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में मैटपुरे का निधन हो गया, वे कौन थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं मैटपुरे, जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो एक जाने माने क्रिकेटर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेटर। तो मैटपुरे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे, वो भी एक आसान सा सवाल पूछ सकते हैं। तो यहां आप इस क्रिकेट के लोगों को पहचानते होंगे। तो यह है न्यूजीलैंड देश का एक सिंबल। तो उन्होंने 1953 से 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट मैच और इनमें 355 रन बनाए और 9 विकेट भी लिए थे। और इसके अलावा उन्होंने कैंटरबरी के लिए 61 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से कुल 2336 रन बनाए और 68 विकेट हासिल भी किए। यानी कि मैटपुरे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, वो न्यूजीलैंड देश के एक पूर्व क्रिकेटर थे। और यहां हम बात करते हैं न्यूजीलैंड देश की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह है हमारा इंडिया। और इंडिया से यहां आप एयरलाइन के जरिए यहां जाना चाहोगे तो न्यूजीलैंड में तकरीबन पहुंचने के लिए 15 घंटों का वक्त लग सकता है। और यह कहां पर स्थित है? तो यहां पर है दक्षिण गोलार्ध, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से यहां आगे बढ़ते हुए न्यूजीलैंड देश स्थित है। तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है और ये 2 बड़े द्वीपों से बना है। और इस न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? यदि यह आपको पता है तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। यह नेपाल देश में स्थित है। कहां पर? नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर। और हाल ही में यह समझौता हुआ है और इसीलिए यह सुर्खियों में है। लेकिन पहले हम जान लेते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। तो यह नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और यह नेपाल की बागमती नदी पर स्थित है। और यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है और इसीलिए यह बात भी हमें याद रखनी है। लेकिन हाल ही में किस तरह का समझौता हुआ है वो हम पहले जान ले। तो नेपाल के संघीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय दूतावास के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस समझौते के तहत भारत ने 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है और इस मंदिर का हाल ही में रिनोवेशन किया जाएगा और इसीलिए यह सुर्खियों में है। हम बात करते हैं नेपाल देश की। तो नेपाल देश की कैपिटल का नाम क्या है? काठमांडू। नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और यहां आप मैप में देख सकते हैं कि यह है नेपाल देश, जिसकी कैपिटल का नाम है काठमांडू।
और नेपाल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया था। और कौटिल्य बोले तो चाणक्य, यह भी हमें पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वारकरी संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है। वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है ज्ञानदेव को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानदेव, और भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए एक संत थे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है शैलेश कुमार तबियाड ने। उन्होंने लिखा है कि वारकरी संप्रदाय का स्थापक माना जाता है ज्ञानदेव को। और इसी के साथ मैंने आपको वीडियो में जो बीच में क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हमारे गवर्नर है, वो 25वें नंबर के हैं। और सेल का पूरा नाम भी आपने लिखा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो शैलेश कुमार तबियाड, आपने बहुत ही ध्यान से हमारा वीडियो देखा है और सभी मैंने जो क्वेश्चन पूछे इसका भी सही आंसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश कुकड़िया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, जो गुजरात के राजकोट जसदन बरवाला से बिलोंग करते हैं। और वनकर नितिन कुमार, वो अहमदाबाद से है और उन्होंने भी सही आंसर दिया है। विपेश ठाकुर, आपको भी धन्यवाद। और आपने जो आरबीआई के शक्तिकांत दास हमारे 25वें गवर्नर है, यह बात भी आपने लिखी, बहुत ही अच्छा। और हर्ष अंतानी, उन्होंने भी संत ज्ञानदेव सही आंसर दिया, लेकिन संत ज्ञानदेव के बाद उन्होंने भगवान विठ्ठल के भक्त वारकरी पंथ, उसी के बारे में भी डिटेल में बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंक चौधरी, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है, आरबीआई के गवर्नर का भी जिक्र किया और सेल का पूरा नाम भी लिखा। तो बहुत खूब प्रियंक चौधरी, आप आगे बढ़ो। और धवल रावल, जो गुजरात के महेसाना से है, उन्होंने सिर्फ 3 सेंटेंस यानी कि 3 वर्ड्स का यूज किया, ज्ञानदेव, आरबीआई के शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो जूनागढ़ से है और उन्होंने लिखा है सौंदरवा अशोक भाई ने कि बी ज्ञानदेव इसका सही आंसर। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास और उनका जन्म ओडिशा स्टेट में हुआ है, यह बात भी आपने बताई। और सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस नदी के पानी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने खोज निकाला है। कल मैंने आपको इसकी इमेज भी बताई थी कि 500 साल पुराना मंदिर पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने खोज निकाला है। तो किस नदी में खोज निकाला है और इस नदी के बारे में आप और भी जानते हैं, इस नदी पर कौन से बांध स्थित है, यह भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं मैं आपके पास और इस वीडियो की लिंक शेयर करने की, क्योंकि लिंक शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।